औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 में जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था वहाँ से। जो चैप्टर 7 को मैंने स्प्लिट किया था, यानी जितना हमने पढ़ लिया था और जितना आज पढ़ेंगे, उसकी रीज़न ये थी कि चैप्टर 7 के एंड पे हम मैट्रिसेस बनाना शुरू करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन मैट्रिक्स बेसिकली। जिस तरह हमने चैप्टर 6 में इंटरनल फैक्टर एवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाई थी, अभी एक्सटर्नल बनाएंगे और फिर इंटरनल और एक्सटर्नल को एक तरह से कंबाइन करके कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो दो मैट्रिसेस बनाएंगे और चैप्टर 8 में जो अगेन हम आज ही पढ़ेंगे वो भी सारा मैट्रिसेस पे मुश्तमिल है। तो इसलिए मैंने ये स्प्लिट किया था कि हम ये जो अभी आज सेशन करने जा रहे हैं और जिस पे हम सैटरडे को डिस्कशन सेशन करेंगे, ये सारे का सारा मैट्रिसेस से मुतालिक हो और हम एक कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ पढ़ सकें। तो जस्ट क्विक रिव्यू मैं कर रहा हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। एक्सटर्नल ऑडिट हमने शुरू किया था और इसमें हमने ये देखा था कि एक्सटर्नल ऑडिट बेसिकली जिस तरह इंटरनल ऑडिट का मकसद होता है कि इंटरनल चीज़ों को देख के हमने 6 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे, उनमें एक एक का ऑडिट किया था चेक ऑफ लिस्ट से और उसकी बेसिस पे मैट्रिसेस बनाई थी इंटरनल फैक्टर एवैल्यूएशन की। उसी तरह एक्सटर्नल जो ऑडिट है वो आइडेंटिफाई करता है कि एक्शनेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मार्केट में या इंडस्ट्री में मौजूद हैं या इकोनॉमी में मौजूद हैं या थ्रेट्स जो वहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं या जिनसे अपने आप को आपने बचाना है। तो हमने ये कहा था कि 10 फोर्सेस होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर रही होती हैं और उसकी बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स अवेलेबल होती हैं। और हमने इसका एक प्रोसेस पढ़ा था। प्रोसेस में मैंने आपको बड़ी बड़ी बात ये बताई थी कि हर वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा ग्रुप होना चाहिए जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी करता रहे और स्ट्रेटजिस्ट्स को पीरियडिकली देता रहे, 15 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद। और फिर स्ट्रेटजिस्ट बैठें और उन अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी करके उनकी बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाएं या मॉडिफाई करें। फिर हमने IO व्यू देखा था, कंट्रास्ट किया था उसको रिसोर्स बेस्ड व्यू के साथ। IO व्यू ये कहता है कि आपकी फर्म की कामयाबी या नाकामी मार्केट या इन्वायरमेंट या इंडस्ट्री यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं और आपको चाहिए एज अ बिज़नेस कि आप उन फैक्टर्स को हर वक्त देखते रहें और उन इंडस्ट्रीज़ या उन एरियाज़ में बिज़नेस करें जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा और थ्रेट्स कम हों। मैंने ये बात एम्फेसाइज़ की थी कि RBV और IO कंट्रास्टिंग हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं और हमने ये भी नहीं कहा कि इनमें से कौन सी ठीक है या गलत है। हमने बेसिकली ये कहा कि इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनकी बेसिस पे अपने लिए अच्छी स्ट्रेटजीज़ बना सकें। फिर जो 10 फोर्सेस थी उनको हमने एक एक करके देखा। फिर हमने कंपेटिटिव इंटेलिजेंस को देखा जो बेसिकली ये था कि मार्केट में अपने कंपेटिटर्स के बारे में डेटा इकट्ठा करने के मुख्तलिफ़ तरीके। फिर हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल को देखा जिसके अंदर जो 5 फोर्सेस हैं उनमें से एक एक को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स भी देखी। फिर हमने फोरकास्टिंग या प्लानिंग के लिए जो एजम्पशंस करनी पड़ती हैं उनके बारे में डिस्कशन की और हमने जो मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जिसके पास जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसकी बेसिस पे उतनी अच्छी प्लानिंग कर सकेगा। प्लानिंग जो होती है वो ज़ाहिर है फ्यूचर के लिए होती है, तो 100% श्योर नहीं होती। तो फिर आपने हर वक्त ये भी इंश्योर करना होता है कि जो इन्वायरमेंट या इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहे, आप अपनी प्लानिंग को उसी तरह मॉडिफाई करते रहें। लेकिन बॉटम लाइन, जिसने जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो उतनी अच्छी प्लानिंग कर सकेगा। उसमें हमने देखा कि बिज़नेस एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज हम एक्सटर्नल फैक्टर एवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बेसिकली ये IFE की तरह की मैट्रिक्स है, लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में और ये इट अलाउज स्ट्रेटजिस्ट्स टू समराइज एंड एवेलुएट कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन। और कंपेटिटिव फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, तो फिर उसमें वो सारे जो हमने 10 फैक्टर्स पढ़े थे उन सारे के सारे फैक्टर्स को आप समराइज़ और एवेलुएट करते हैं।
ये 5 स्टेप्स में आप करते हैं। बेसिकली पहला स्टेप ये होता है कि आप 20 की एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये फैक्टर्स कहाँ से आएंगे? ये फैक्टर्स आएंगे जो हमने शुरू में पढ़ा था। आपकी जो वो टीम है जो कि इन्वायरमेंट को हर वक्त स्टडी कर रही है, वो आपको बहुत सारे फैक्टर्स फीड कर रही है और आप उनमें से 20 की फैक्टर्स चूज़ करेंगे। फिर हम उनको उन सब फैक्टर्स को वेट असाइन करेंगे। वो जो फैक्टर्स होंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और थ्रेट्स भी होंगी, तो आप उनको वेट असाइन करेंगे। 0.0 का मतलब नो नथिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट इट, और 1 का मतलब ऑल इम्पॉर्टेंट। तो सबका वेट कहीं इन दोनों के बीच में होगा, जैसे हमने IFE मैट्रिक्स में किया था। फिर उनको रेटिंग देंगे 1 to 4। रेटिंग का मतलब क्या होगा कि आपकी फ़र्म की जो करंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो इस फैक्टर को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, कितना पुअरली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो जब आप 4 नंबर देंगे, इसका मतलब है कि आपकी करंट स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी हैं, इस पर्टिकुलर फैक्टर को अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और 3 उससे कम, 2 उससे कम और 1 का मतलब आपकी करंट स्ट्रेटजीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, उस फैक्टर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। फिर आप उस फैक्टर को और वेट जो आपने दिया था उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आगे वेटेड स्कोर्स आएंगे उन सब को सम करके एक कंपनी का EFE मैट्रिक्स का टोटल स्कोर निकाल लेंगे। ये एक EFE मैट्रिक्स की एग्जांपल है एक थिएटर की, जिसमें 10 एक सिनेमा की जिसमें 10 थिएटर्स हैं। तो आप देखें तो इन्होंने 7 अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई की, 8 थ्रेट्स आइडेंटिफाई की। ऑब्वियसली वो हमने 20 कहा था, तो उस 20 में से आप हर बिज़नेस के लिए शायद पूरा 20 ना हो, सब कुछ के लिए 20 से भी ज़्यादा हो, तो आप उसको अपने लिए सूट कर सकते हैं। फिर हर एक को वेट दिया। इन वेट में आप नोट करें तो इन सब को ऐड करें तो नीचे इनका टोटल 1 बनता है। वेट देने का मतलब ये होता है कि आप बताते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है और सबसे कम इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो आप इस लिस्ट को देखें तो आपको नज़र आएगा कि जिसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसने रखा है वो थ्रेट्स में से पहली थ्रेट को रखा है, ट्रेंड टूवर्ड्स हेल्दी ईटिंग एरोडिंग कंसेशन सेल्स 0.12। तो ये इस कॉलम में सबसे बड़ा वेट ये है। फिर इस तरह सबसे छोटा वेट अगर आप देखें तो वो इसने दिया हुआ है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें सबसे आखिरी अपॉर्चुनिटी को 0.03 जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री डिक्लाइन टू 3.1%। फिर इनमें से हर एक को उसने आगे रेटिंग दी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है उसके आगे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है 2 न्यू नेबरहुड्स डेवलपिंग विद इन 3 माइल्स, यानी 2 नई कॉलोनियाँ या आबादियाँ बन रही हैं हमारे थिएटर के बिल्कुल करीब। और आगे रेटिंग 1 का मतलब है कि हमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया अभी तक। अगर आप उसके लिए कुछ कर चुके होते, वहाँ एडवर्टाइजमेंट कर चुके होते, वहाँ अपनी एक्सपेंशन कुछ कर चुके होते, तो आप यहाँ पे 3 या 4 नंबर देते, लेकिन चूँकि आपने कुछ नहीं किया तो इसको 1 नंबर दिया। इसी तरह जहाँ 4 नंबर दिए उसका मतलब है ये उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो इस तरह इन्होंने वेट स्कोर रेटिंग को मल्टीप्लाई करके वेटेड स्कोर निकाला और वेटेड स्कोर को सम किया तो 2.58 स्कोर आया इस पर्टिकुलर सिनेमा का एक्सटर्नल फैक्टर्स एवेल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगली स्लाइड पे एक और एग्जांपल है। ये D.R. हॉर्टन, ये अमेरिका का सबसे बड़ा होम बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है सबसे बड़े, और ये फॉर्चून 500 में भी लिस्टेड है और एक 194 नंबर पे, और इसका रेवेन्यू 14-15 अरब डॉलर है। तो बड़ी फर्म है ये। तो इसने आप देखें कि अपने लिए 10 अपॉर्चुनिटीज़, 10 थ्रेड्स आइडेंटिफाई की, फिर उनको वेट्स दिए। वेट्स में अगेन आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेट जो है वो सबसे ऊपर वाली अपॉर्चुनिटी को दिया हुआ है, और इसी तरह बाकियों को रिलेटिव वेट्स दिए हुए हैं और सब वेट्स का टोटल 1 आता है। फिर इसी तरह रेट किया हुआ सबको, जिसको 4 रेट किया इसका मतलब है आप उस अपॉर्चुनिटी या थ्रेट के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी हैं उसको काउंटर करने के लिए। जिसको कम नंबर दिए तो इसका मतलब है वहाँ पे आप कमज़ोर हैं और आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है। और उनको मल्टीप्लाई करके वेटेड स्कोर निकाले और आखिर में एक टोटल निकाल लिया, और इसका टोटल आया 2.51। तो इस तरह हर कंपनी अपना एक EFE मैट्रिक्स बना लेती है जो कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स पे मबनी होता है। ये है EFE मैट्रिक्स। अब इससे अगली मैट्रिक्स जो है उसको हम कहते हैं कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स।
बेसिकली कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स क्या है, इसमें आप अपने आप को अपने कंपेटिटर्स से कंपेयर करते हैं। बेसिकली पहला स्टेप क्या है कि अपने मेजर कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो हैं आपसे रेलेवेंट, आपसे रिलेटिव, उसको उनको भी आइडेंटिफाई करें। इसी तरह उनको वेट्स दें और स्कोर्स दें जिस तरह आपने ईएफई मैट्रिक्स में दिया। एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन सीपीएम इंक्लूड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, यानी ये सिर्फ ईएफई पे बेस्ड नहीं है बल्कि आईएफई और ईएफई दोनों के फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। और जो स्ट्रेंथ्स होती हैं मेजर, उनको आप 4 नंबर देते हैं रेट करते हुए, माइनर स्ट्रेंथ को 3 नंबर देते हैं, माइनर वीकनेस को 2 नंबर देते हैं और मेजर वीकनेस को 1 नंबर देते हैं। तो अगली स्लाइड पे एक कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स की एग्जांपल है, इससे आपको समझ आ जाएगी। जैसे इसने 8 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। अब आप इनमें और से देखें तो पहला फैक्टर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है वो इंटरनल फैक्टर है। दूसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी इंटरनल फैक्टर है। फिर चौथा देखें मैनेजमेंट, ये भी इंटरनल फैक्टर है। फिर छठा देखें कस्टमर लॉयल्टी, ये भी इंटरनल फैक्टर है। इसी तरह ग्लोबल एक्सपेंशन। लेकिन अगर आप देखें तीसरा नंबर प्राइस कंपेटिटिवनेस, फिर आप देखें मार्केट शेयर, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो दोनों फैक्टर्स इंटरनल या एक्सटर्नल आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको वेट देते हैं, वेट का टोटल 1 होता है, और आगे रेट करते हैं। और ये कंपनी 1 का मतलब कि आपकी कंपनी, फिर कंपनी 2 आपका एक कंपटीटर, और कंपनी 3 आपका एक और कंपटीटर। तो इसको आप किसी एक कंपनी को अगर देखें, जैसे कंपनी 1 में एक रेटिंग है और एक स्कोर है, तो पहला एडवर्टाइजिंग में उसको 1 रेट किया हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी 1 जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत कमज़ोर है, ये इसकी मेजर वीकनेस है। लेकिन कंपनी 1 प्रोडक्ट क्वालिटी में स्ट्रांग है, वो उसकी मेजर स्ट्रेंथ है। तो हर कंपनी जिस एरिया में स्ट्रांग है, जिस एरिया में कमज़ोर है, उसको 1 to 4 की रेटिंग दे के आइडेंटिफाई किया हुआ है। फिर आगे उसको एडवर्टाइजमेंट में जो पीछे उसका वेट था, वेट आप गौर से देखें तो वेट एक ही बार दिया हुआ है, यानी एडवर्टाइजमेंट का वेट 0.2 है और सब कंपनीज़ में वही मल्टीप्लाई होगा। तो 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्कोर उसका 0.2 आ गया, और सारे स्कोर्स को ऐड किया तो नीचे 3.15 आ गया। इसी तरह कंपनी 2 का 2.5 और कंपनी 3 का 2.2 आ गया। और इन तीनों कंपनीज़ को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो आपको नज़र आता है कि कंपेटिटिव प्रोफाइल में कंपनी 1 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और कंपनी 3 वीकेस्ट है। तो आप अगर कंपनी 1 है तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में आप सबसे कमज़ोर हैं, फिर आप देखते हैं कि आप मार्केट शेयर में भी सबसे कमज़ोर हैं, फिर आप बाकी एरियाज़ को देखें तो आप उनसे अच्छे हैं। तो आपको हर एक अंदर जाके हर एरिया में भी एनालिसिस करना होता है, और ओवरऑल भी आप अपना स्कोर देखते हैं कि आप मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। पीछे हमने जो डी.आर. हॉर्टन की बात की थी, ये उसकी कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है। बाकी दो जो उसके कंपेटिटर्स हैं, लेनार और पर्ल्ट ग्रुप, उसके साथ कंपेयर किया हुआ है 12 फैक्टर्स पे। अगेन आप देखें तो मोस्ट फैक्टर्स में स्ट्रॉन्ग है डी.आर. हॉर्टन, क्योंकि ऑब्वियसली वो दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्टिंग फर्म है, तो होम बिल्डिंग फर्म है, तो स्ट्रॉन्ग उसने होना है। लेकिन कुछ एरियाज़ है जहाँ वो कमज़ोर है, जैसे क्वालिटी में लेनार को और पल्टी ग्रुप को अच्छा समझा जाता है डी.आर. हॉर्टन से। इसी तरह अगर आप देखें एनर्जी एफिशिएंसी में, तो वहाँ पे भी दोनों इससे ज़्यादा अच्छे हैं, और इसी तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। तो ये यहाँ से वो 3 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं इन्होंने कि ये इनको इम्पोर्टेंट की, यहाँ पे इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये था जी चैप्टर 7, जिसमें हमने बेसिकली ये समझा कि हम इंटरनल एवेलुएशन जब हम कर लेते हैं उसके बाद एक एक्सटर्नल एवेलुएशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें
एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स मिलती हैं, उनको एवेल्यूएट करना होता है और उसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को निकाल के अपने आप को रेट करना होता है और फिर अपने आप को अपने कंपेटिटर्स से कंपेयर करना होता है वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करने के लिए जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस चैप्टर की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है उसको एनालाइज करना है और कैसे करना है कि मेजर स्ट्रेंथ्स, मेजर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपने आइडेंटिफाई करनी है और एक ईएफई मैट्रिक्स बनानी है उस बेसिस पे जैसे हमने आज पढ़ी, और इसी तरह उस बेसिस पे आपने सीपीएम बनानी है जिसमें आपने कोई दो यूनिवर्सिटीज़ को एज बैरिया का कंपेटिटर आइडेंटिफाई करना है और उनको भी रेट करना है और बैरिया को भी रेट करना है ताकि आखिर में आपके पास एक कंपेटिटिव स्कोर आ जाए। तो छोटी सी हम ब्रेक करते हैं और यहीं अभी हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 में, जिसमें हमें कुछ और मज़ीद मैट्रिसेस बनानी है। ईएफई, आईएफई और सीपीएम हमने बना लिया। अब हम इसी से आगे मूव करेंगे और अपने लिए स्ट्रेटजीज़ अब डिसाइड करेंगे कि हमारे एरियाज़ आइडेंटिफाई हो गए, हमने कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है या कहाँ कहाँ कैपिटलाइज करना है। अब उसकी बेसिस पे हम स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे चैप्टर 8 में। तो थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं।